देखें, कल हमने एंड किया था कल हमने एंड किया था आर एल सर्किट। उसकी हमने फेज डायग्राम ड्रॉ की थी, फेजर उसका हमने ड्रॉ किया था। इक्वेशंस को भी हमने कल देखा था, लेकिन कोई ज्यादा डिटेल से नहीं देखा था। अभी जरा इक्वेशंस को देख लें। देखिए, कल हमने क्या देखा था कि आर एल सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, फाई। और फाई की कैलकुलेशन हमने की थी। वो फाई किसके इक्वल था? वो फाई जो था फेजर डायग्राम में, दैट फाई वाज tan इनवर्स ऑफ एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। ये उस फाई की वैल्यू थी। यानी आर एल सर्किट में वोल्टेज करंट को लीड करती थी बाय दिस एंगल फाई। यानी जो भी हमारे सर्किट में जो इंडक्टर मौजूद होगा, उस इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस को उसी सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, उस पर tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, जितना भी फेज डिफरेंस बनेगा, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी बनेगा, 0 से 90 डिग्री के दरमियान में बनेगा, तो जो भी उसकी एंगल की वैल्यू आएगी, वोल्टेज करंट को उतने ही एंगल से लीड कर रही होगी। आगे समझ बात की। अब इस चीज को जरा देखें। अब मैं अगर इनकी इक्वेशंस लिखना चाहूं, तो इक्वेशंस लिखते हुए अगर मैं करंट की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना लूं, तो करंट की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना लूं तो ऐसे लिखूंगा, आई एम साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज जो है वो वोल्टेज करंट से फाई एंगल आगे है। कितना एंगल आगे है? तो लिहाजा वोल्टेज का क्या बनेगा? वो बनेगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आगे समझ बात की। इसी तरह अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बना लूं, वी एम साइन ओमेगा टी, तो अब करंट जो है वो वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है। तो जब फाई एंगल पीछे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। सिंपल इज दैट, ये आ जाएगा। आगे ना समझ बात की। तो इस तरीके से हम इनकी इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर लिया करेंगे। एक इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज को करंट से फाई एंगल आगे रखते हुए हम दूसरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लिया करेंगे। जी, यहां तक क्लियर? कोई मसला इसमें? यस, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है सर। नो सर। ओके। क्लियर है अच्छा, सर। अब हम आते हैं पावर लॉस इन आरएल सर्किट। हमारा जो आरएल सर्किट है, जो हमने कल सर्किट ड्रा किया था, आरएल सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड थे, उस पूरे आरएल सर्किट में पावर लॉस कितना आएगा? यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों के अक्रॉस टोटल पावर लॉस कितना आएगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? पहले रेजिस्टिव सर्किट का पावर लॉस लिखेंगे, जो हमें पहले से पता है, हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। इंडक्टिव सर्किट जो है एल सर्किट, उसका पावर लॉस हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो लिख लेंगे। और फिर इनकी सिमिलैरिटीज को देखते हुए उस सिमिलैरिटी की बेस पे हम अपने आर एल सर्किट का टोटल पावर लॉस लिखेंगे। आई समझ बात की? तो पहले देखें सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट का पावर लॉस। तो रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर लॉस हमने कैलकुलेट किया था पहले एक प्रीवियस टॉपिक में, वो कितना आया था? वो आया था वी आर एम एस आई आर एम एस। अब फर्दर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई 1? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले स्टेप में क्या इस 1 की जगह में cos 0 नहीं लिख सकता? क्योंकि cos 0 1 ही तो होते हैं। तो क्या 1 की जगह cos 0 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो लिहाजा पावर रेजिस्टिव सर्किट का पावर लॉस फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, पावर लॉस इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कैसे बना ये भी आप लोगों ने बताना है, आपसे मेरा सवाल होगा। अब ये वाला जो फैक्टर है cos 0, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। ये रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कहलाता है। अब इसी तरह इंडक्टिव सर्किट का जो पावर लॉस था हमने कैलकुलेट किया था, वो पावर लॉस आ रहा था 0। अब इंडक्टिव सर्किट का जब पावर लॉस 0 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 0 को वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई 0। अगले स्टेप में इसी 0 को क्या मैं cos 90 नहीं लिख सकता? क्योंकि cos 90 0 ही तो होता है। ठीक हो गया? अब ये वाला जो फैक्टर बना cos 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ अवर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो फैक्टर cos 90 इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ अवर इंडक्टिव सर्किट, अवर एल सर्किट। ठीक हो गया? अब बिल्कुल इसी तरह सिमिलैरिटी हमें पता चल गई। हमें क्लियर हो गया कि जब भी किसी सर्किट का हमने पावर लॉस लिखना है, रेजिस्टिव सर्किट का लिखना है या इंडक्टिव सर्किट का, तो कैसे लिखेंगे? वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाइड पावर फैक्टर, वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। अब बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आर एल सर्किट का भी तो पावर फैक्टर होना चाहिए। अगर आर एल सर्किट का पावर फैक्टर हमें पता चल जाए, तो सिमिलरली बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए हम अपने आर एल सर्किट का भी जो पावर लॉस है ऐसे लिख सकते हैं कि पावर लॉस इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाई पावर फैक्टर ऑफ अवर आर एल सर्किट। अब आप लोग जरा मुझे बताएं,
इस ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं, क्या होता है पावर फैक्टर हमारे आरएल सर्किट का? यस, अब बताएं। हाँ जी, हमारे आरएल सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है सर, cos 0। नो, नोट, नो 1। आप लोगों के सामने मैंने लिख रखे हैं, देखें जरा, ये पावर फैक्टर आता कैसे है? मैंने इसीलिए तो डायग्राम्स आपके सामने बना के रखी है। ये पावर फैक्टर आता कैसे है? ये पावर फैक्टर आता है हमारे गिवन सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है, उस फेज डिफरेंस पे कॉज अप्लाई करें तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। जैसे हमारे रेजिस्टिव सर्किट में देखें, ये फेजर डायग्राम थी रेजिस्टिव सर्किट की, तो पावर और वोल्टेज के दरमियान जीरो फेज डिफरेंस था। तो जब जीरो फेज डिफरेंस था, इस जीरो के ऊपर कॉज अप्लाई करें तो आपको आपको ये कॉज जीरो जो है, ये रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर मिल जाता है। इसी तरह हमारा जो इंडक्टिव सर्किट था, उसमें देखें वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रही थी, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था। तो जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था, इस 90 डिग्री पे कॉज अप्लाई करें तो आपको इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर मिल जाएगा। यही तो मैंने लिखा, cos 90 इज पावर फैक्टर ऑफ एल सर्किट। अब बिल्कुल क्लियर है। कल तो हमने कैलकुलेशन की थी अपने आर एल सर्किट के लिए, अपने आर एल सर्किट के लिए हमने कैलकुलेशन की थी कि ये वोल्टेज करंट को फाई एंगल लीड कर रही होती है, और फाई की अमाउंट ये आपके सामने लिखी हुई है, ये यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जब वोल्टेज करंट को फाई एंगल लीड कर रही है तो हमारा पावर फैक्टर क्या बना? पावर फैक्टर कैसे मिलते हैं? फेज डिफरेंस पे कॉज अप्लाई कर दें। तो अब फेज डिफरेंस फाई है, तो फाई पे कॉज अप्लाई कर दें, आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। लिहाजा इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इस ब्रैकेट में आ जाएगा कॉज फाई, सिंपल। ये आ गया हमारे पावर लॉस ऑफ आर एल सर्किट। जी, अब मुझे बताएं, क्लियर हुआ? एनी Yes प्रॉब्लम? sir. एग्जाम्पल नंबर 15.5 यहां पे बताया गया है कि अ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस 7 ओहम्स। एक कॉइल है लाइक इस तरह से कॉइल है, ये कॉइल है। इस कॉइल को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, एसी सोर्स के साथ इस कॉइल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया, यानी एक इंडक्टर को कनेक्ट किया गया। सिंपल सी बात है। अब इस कॉइल की अपनी कोई रेजिस्टेंस भी होगी, तो कितनी रेजिस्टेंस बताई गई है इसकी? वो बताई गई है 7 ओहम्स। और इसकी अपनी इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू वो भी बताई गई है, कितनी? 31.8 मिली हेनरी। तो कन्वर्ट करेंगे अगर इसको हेनरी में, तो बनेगा 31.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हेनरी। तो इतनी अमाउंट में इसकी इंडक्टेंस बनेगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई नहीं कनेक्ट हुई सर्किट में। सर्किट में रेजिस्टेंस कोई अलग से कनेक्ट नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये जो सर्किट है ये आर एल सर्किट है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर तो है ही है, साथ ही साथ उस इंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है। That's why it will behave just like an RL circuit. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, this is an RL circuit. This is RL circuit. This is a RL circuit. अच्छा, अब मजीद जरा देखें, जो वोल्टेज बताई हुई है, ये एसी सप्लाई जो है हमारा, एसी सप्लाई की वोल्टेज हमें बता दी गई है। कितनी वोल्टेज बताई है? 220 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी हमें इसकी बता दी गई है जो कि है 50 हर्ट्ज। ठीक हो गया? अच्छा, फर्दर क्या बताया गया? पूछा गया, कहता है पहली चीज अब कैलकुलेट करें सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा। फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दूसरी चीज फेज एंगल कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें? फेज एंगल, फाई कैलकुलेट करें। समझ आ गई ना? और तीसरी चीज पावर फैक्टर फाइंड करें। इधर लिख देता हूं अब मैं, तीसरी चीज पावर फैक्टर कैलकुलेट करें, पावर फैक्टर। और चौथी चीज पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करें, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, यानी पावर लॉस। सीधी सी बात है, तो पावर लॉस ये कैलकुलेट करें। अब इन चारों चीजों को बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले करंट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, आप जरा देखिएगा, अब करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीधी सी बात है, करंट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें ओहम्स लॉ यूज करना पड़ेगा, V इक्वल टू आई आर। बट इन दिस केस वी विल नॉट डिस्कस आर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस के साथ साथ रिएक्टेंस भी है इस कॉइल की। कॉइल की ओपोजिशन दो तरह से होगी, एक तो कॉइल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उस रेजिस्टेंस की वजह से ओपोजिशन होगी, साथ ही साथ कॉइल की रिएक्टेंस भी तो होती है।
तो रिएक्टेंस की वजह से भी ऑपोजिशन होगी। तो हमें पता है कि RL सर्किट में जो ऑपोजिशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, कल डिस्कस किया था, उसको नाम देते हैं इंपीडेंस का। और वो इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी बताता हूं। लेकिन सबसे पहले देखें करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय ओहम्स लॉ। ओहम लॉ के मुताबिक क्या लिखा जाएगा, V डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। Z इज इंपीडेंस, पता है हमें, V डिवाइडेड बाय इंपीडेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब V तो हमें पता है, बताया हुआ है, इंपीडेंस हमें नहीं पता, इंपीडेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इंपीडेंस किसके इक्वल होती है, इंपीडेंस के इक्वल होती है, कैलकुलेशन की थी कल, फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। इंपीडेंस वाज इक्वल टू R स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, R स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगेन हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी भी नहीं पता, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इंपीडेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखें, क्या होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो होती है ओमेगा एल, और ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक हो गया। अब यहां से बड़ी आसानी से हम वैल्यूज पुट करके अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। देखें पाई हमें जुबानी पता है उसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हमें बता दी गई है, इंडक्टेंस की वैल्यू कैपिटल एल ये हमें बता दी गई है। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको रिएक्टेंस मिल जाएगी। मैं यहीं से देख के डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये कितनी है इंडक्टेंस, ये है 10 ओहम्स आएगी। ले जी, ये हमारे पास रिएक्टेंस आ गई। इस रिएक्टेंस को उठाएं, उठा के पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो पुट XL इज इक्वल टू 10 कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, दैट विल बिकम Z इज इक्वल टू इनसाइड द स्क्वायर रूट R स्क्वायर, व्हाट इज R स्क्वायर, दैट इज 7, तो बनेगा 7 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो XL कितना है, ये कैलकुलेट किया 10, तो 10 स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, मैं डायरेक्टली यहीं से देख के लिख देता हूं। अब ये बनेगी 12.2 ओहम्स। ये हमारे पास इंपीडेंस भी आ गई 12.2 ओहम्स। आगे समझ बात की, ले जी मिल गई इंपीडेंस। अब इंपीडेंस और वोल्टेज दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट V एंड Z इन इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 becomes what, I is equal to V by Z। क्या है V, वो है 220, और Z कितना है, वो है 12.2। कैलकुलेट करें, यहीं से देख के मैं वैल्यू लिख देता हूं, कितना आएगा करंट, ये आएगा 18.03 एम्पेयर्स, 18.03 एम्पेयर्स। ले जी ये करंट आ गया हमारे पास। अच्छा करंट आ गया, अब हमने मजीद क्या कैलकुलेट करना है, पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी पे आए, फाई। अब हमने फाई कैलकुलेट करना है, ये सारी कैलकुलेशन थी पार्ट ए की। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ, फाई कैलकुलेट करना है। और फाई क्या है, हमारा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला कल ड्राइव किया था ना, क्या था वो था फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइडेड बाय R। ठीक हो गया, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ कितना है XL, वो है 10, R कितना है, वो है 7। डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लें, मैं यहीं से देख के लिख रहा हूं, ये बनेगा 50 डिग्री, 50 डिग्री। आगे लैग लीड लिखने की जरूरत नहीं है जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि हमसे उसने सिर्फ फेज एंगल पूछा है, वो हमने बता दिए। ठीक है, फिर भी अगर ज्यादा लिखने का शौक हुआ तो सिर्फ लैग या सिर्फ लीड ना लिखें, इससे चीज क्लियर नहीं होगी, मार्क्स कट जाएंगे। प्रॉपरली बताएं कि वोल्टेज लीड करंट्स बाय 55 डिग्री। यस, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 55 डिग्री, क्योंकि हमने कल देखा था अपने RL सर्किट के लिए कि वोल्टेज करंट को फाई एंगल लीड करती है, वोल्टेज करंट को फाई एंगल लीड करती है, यानी 55 डिग्री केस में लीड करेगी। ठीक है, लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सही तरह से, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 55 डिग्री। ठीक हो गया, तो ऐसे प्रॉपरली पूरा लिखना है। अच्छा उसके बाद तीसरी चीज क्या फाइंड करनी है, पावर फैक्टर। तो अभी तो हमने देखा पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा जो फेज डिफरेंस है उस पर कॉज अप्लाई कर दें, आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा, कोई निराली चीज नहीं है पावर फैक्टर। तो देखें जरा, ये आ गया पावर फैक्टर, मैं डायरेक्ट पीएफ लिख रहा हूं, पीएफ मींस पावर फैक्टर। क्या होगा ये बनेगा कॉज ऑफ फाई, यानी कॉज ऑफ 55 डिग्री। और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, मैं यहीं से देख के लिख रहा हूं 0.573, 0.573। ठीक हो गया। आखिरी डी पार्ट, डी पार्ट में क्या कैलकुलेट करनी है, पावर कंज्यूम्ड। और पावर कंज्यूम्ड का भी तो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, क्या था पावर कंज्यूम्ड का फार्मूला, वो था VRMS IRMS इनटू पावर फैक्टर।
VRMS IRMS इनटू पावर फैक्टर यानी इनटू cos फाई। अब जरा देखें वैल्यूज पुट कर दें। VRMS कितना है, वो है 220। IRMS कितना है, वो हमने कैलकुलेट किया था, किधर गया, ये है 18.03, तो मल्टीप्लाई 18.03 और आखिर में मल्टीप्लाई cos फाई यानी मल्टीप्लाई cos ऑफ फाई की वैल्यू ऑफ 55, तो मल्टीप्लाई cos ऑफ 55, दैट्स इट। अब कैलकुलेशन कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। यहीं से देख के मैं लिख देता हूं, ये है 2272.8 2272.8 वॉट्स। ठीक हो गया। ले जी, लेने इसका स्क्रीनशॉट, अगर कोई इश्यू है तो पूछ लें। देखें असाइनमेंट नंबर 15.4 में कहता है कि 220 वोल्ट की एसी सप्लाई है हमारे पास, तो वोल्टेज हमें बता दी गई कितनी है, 220 वोल्ट्स की। फ्रीक्वेंसी हमें बता दी गई है जो कि है 50 हर्ट्ज की। इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टेंस, कितनी इंडक्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है, वो है 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम्स, और साथ ही साथ 20 ओहम्स की रेजिस्टेंस भी कनेक्ट की गई है, यानी आरएल सर्किट बन गया ना हमारा। तो ये बन गया आरएल सर्किट। कहते व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में फ्लो करने वाला करंट तो कैलकुलेट करके बताएं, कोई मुश्किल काम रह गया ये, फिर वही काम सारे का सारा अभी जो हमने किया था कि ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट किसके इक्वल होगा, V डिवाइडेड बाय ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन होती है इम्पीडेंस। ठीक है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कनेक्टेड हो एक सर्किट में, जैसे इस केस में रेजिस्टेंस और इंडक्टर कनेक्टेड है, तो उस सूरत में फिर इम्पीडेंस को कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया, तो खैर ये आ गई इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इम्पीडेंस पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, Z इज इक्वल टू क्या होती है इम्पीडेंस आरएल सर्किट की, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, कल तो डिस्कस किया था इसको। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, XL की, अब फिर से XL की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं है हमारे पास, तो XL को फिर से अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या होता है वो XL, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज ओमेगा L। तो ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई f इंटू L। ले जी, सारी वैल्यूज पुट करें बारी बारी, यहां से जो भी वैल्यू आएगी XL की, यानी F की वैल्यू भी मौजूद है, L की भी मौजूद है, पाई जुबानी याद है, पुट करें XL आ जाएगा। XL को उठा के 1 में पुट करें, इंपीडेंस आ जाएगी, इंपीडेंस और वोल्टेज दोनों को उठा के 1 में पुट करें, आपके पास करंट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, रिएक्टेंस को 2 में पुट करें, इंपीडेंस आएगी, इंपीडेंस और वोल्टेज को 1 में पुट करें, आपको करंट मिल जाएगा, दैट्स इट। ले जी, ले लें स्क्रीनशॉट, कोई सवाल है तो पूछ लें।